अधिगम परिचय। एक नवजात शिशु में बहुत सीमित मात्रा में अनुक्रियाएं करने की क्षमता होती है। उसकी सारी अनुक्रियाएं परिवेश में उपयुक्त उद्दीपकों के उपस्थित होने पर स्वतः प्रतिवर्ती रूप में घटित होती हैं, परंतु जैसे जैसे शिशु का विकास होता है तथा परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने की क्षमता बढ़ती जाती है। कुछ व्यक्तियों को जैसे अपनी माँ, पिता या दादा को पहचानना सीख लेता है। थोड़ा और विकास होने पर वह चम्मच से भोजन करना सीख लेता है। अक्षरों को पहचानना, उन्हें जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें लिखना भी सीख लेता है। वह दूसरे व्यक्तियों को कई तरह के कार्य करते हुए देखता है और उनकी नकल करके अनेक क्रियाओं का को करना सीखता है। वस्तुओं के नाम सीखना, जैसे किताब, संतरा, आम, गाय, लड़का और लड़की इत्यादि, और इन नामों को प्रतिधारित करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा वस्तुओं को देखता है तथा प्रत्येक की अलग अलग विशेषताओं को सीखता है। वह घटनाओं तथा वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीख लेता है, जैसे फर्नीचर, फल आदि। इसके अतिरिक्त तो वह अनेक पेशीय कौशल जैसे स्कूटर या कार चलाना, प्रभावशाली ढंग से दूसरों से वार्तालाप करना तथा दूसरों में अंतःक्रिया करना भी सीखता है। मनुष्य में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे परिश्रमी होना या आक्रमण होना, अपने पेशों में सक्षम बनना तथा सामाजिक क्षमता विकसित करना, जो अधिगम के कारण ही होती हैं। अधिगम तथा परिवेश के साथ अपने को अनुकूलित करने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है तथा अपने जीवन को सुव्यवस्थित करता है। इस अध्याय में अधिगम के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम अधिगम को परिभाषित किया गया है तथा उसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कैसे अधिगम करता है। अधिगम की बहुत सी विधियों का वर्णन किया गया है, जो साधारण से लेकर जटिल स्तर तक के अधिगम की व्याख्या करती है। तीसरे खंड में अधिगम के दौरान घटित होने वाले अनुभाविक गोचरों की व्याख्या की गई है। चौथे खंड में अधिगम की मात्रा तथा गति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों और विविध अधिगम शैलियों का अधिगम आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। अधिगम का स्वरूप हम यह पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहारों में अधिगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला को घोषित करता है। अधिगम को हम अनुभव के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि व्यवहारों में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, इनको अधिगम में नहीं माना जाता है। उन परिवर्तनों को ही अधिगम में माना जाता है जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं और जो अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की प्रक्रियाओं की कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। हम एक घटना को बहुत बार एक निश्चित क्रम में घटित होते हुए अनुभव करते हैं। हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद दूसरी निश्चित घटनाएं होगी। उदाहरणतः छात्रावास में सूर्यास्त के बाद घंटी बजने से छात्र समझ जाते हैं कि अब भोजनालय में रात का खाना तैयार हो गया है। किसी चीज को एक विशेष तरीके से करने के बाद बार बार प्राप्त संतुष्टि का अनुभव हमें को उसी प्रकार करने का आदत डाल देता है। कभी कभी केवल एक बार किया गया अनुभव भी अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। दिया सलाई जलाते समय अगर तीली रगड़ते ही किसी बच्चे की उंगली जल जाती तो ऐसा एक ही बार के अनुभव से वह भविष्य में दिया सलाई का उपयोग करते समय सावधान होना सीख लेता। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से अलग पहचानना चाहिए जो न तो अस्थायी होते हैं और न ही सीखे गए होते हैं। उदाहरणतः थकान, औषधि, आदत आदि के कारण भी बहुधा व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए आप मनोवैज्ञानिक की पाठ्य पुस्तक कुछ समय से पढ़ रहे हैं या मोटर कार चलाना सीख रहे हैं, तो एक समय आता है जब आप थकान महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप पढ़ना या
कार्य चलाना छोड़ देते हैं। व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन थकान के कारण उत्पन्न हुआ है, इसे अधिगम नहीं माना जाता है। आइए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का एक दूसरा उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है, इसमें देर रात तक काफी शोर होता है। प्रारंभ में शोरगुल से आपके कार्य में व्यवधान पड़ता है, आप रोशनी अनुभव करते हैं। जब शोरगुल होता रहता है तो आप कुछ उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त करते हैं। ये प्रतिवर्त धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और अंत में इन्हें पहचानना संभव नहीं रह जाता। यह भी एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिवर्तन उद्दीपक के लगातार उद्भाषण के कारण होता है, इसे आदत बन जाना कहते हैं। यह परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की दैहिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिनसे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और मादक द्रव्य का प्रभाव समाप्त होने पर परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। यदि हम एक विशिष्ट अधिगम प्रयोग का वर्णन करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि मनोवैज्ञानिकों की रुचि इस बात को के समझने में है कि शब्दों की एक सूची कैसे सीखी जाती है, तो वे निम्नलिखित अनुक्रमों का अनुपालन करेंगे। एक, पूर्व परीक्षण करना कि कोई व्यक्ति अधिगम के पहले कितना जानता है। दूसरा, निर्धारित समय में स्मरण करने के लिए शब्दों का एक सूची प्रस्तुत करना। तीसरा, इस समय के दौरान नूतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा शब्दों की सूची का प्रक्रमण करना। चौथा, प्रक्रमण के पूर्ण होने के उपरांत नूतन ज्ञान अर्जित होना जो अधिगम में होगा। तथा पांचवा, कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत व्यक्ति के द्वारा प्रक्रमित सूचना का पुनः स्मरण करना। एक व्यक्ति पूर्व परीक्षण के समय जितने शब्द जानता था उसकी अपेक्षा जब जितने जानता है, दोनों में तुलना करके कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि अधिगम हुआ है। इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन परफॉर्मेंस से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का प्रचित व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है। आइए हम अनुमान पदों को समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए कि आपके अध्यापक आपको एक कविता को याद करने के लिए कहते हैं। आप उस कविता को कई बार पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं कि आपने वह कविता सीख ली है। आपसे कविता का पाठ करने के लिए कहा जाता है और आप कविता को सुना देते हैं। आपके द्वारा कविता का पाठ करना ही आपका निष्पादन है। आपके निष्पादन के आधार पर अध्यापक यह अनुमान लगाते हैं कि आपने कविता सीख ली है। अधिगम के प्रतिमान अधिगम कई विधियों से होता है। इनमें से कुछ विधियों का उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन में होता है, जबकि कुछ का उपयोग जटिल अनुक्रियाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। आप इस खंड में इन सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम की सरलतम विधि को अनुबंधन कंडीशनिंग कहा जाता है। इसके दो प्रमुख पाए गए हैं। पहला प्राचीन अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है और दूसरा क्रिया प्रसूतन नैमित्तिक अनुबंध ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके अतिरिक्त प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम कॉग्निटिव लर्निंग, वाचिक अधिगम वर्बल लर्निंग, स्वप्रत्यय अधिगम कंसेप्ट लर्निंग एवं कौशल अधिगम स्किल लर्निंग भी होते हैं। प्राचीन अनुबंध। इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन सर्वप्रथम इवान पी पावलोव द्वारा किया गया। पावलोव का मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया की शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान देखा कि जिन कुत्तों पर वे प्रयोग कर रहे थे वे अपने भोजन की खाली प्लेट को देखते ही लार स्राव करने लगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भोजन या मुंह में कुछ होने पर लार स्राव की क्रिया होना एक स्वाभाविक प्रतिवर्त अनुक्रिया है। इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए पावलोव ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दोबारा कुत्तों पर प्रयोग किए। प्रयोग के पहले चरण में एक कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर शिकंजे में कस दिया गया और उसे कुछ समय के लिए इस प्रकार रहने दिया गया। कई दिनों तक इस क्रिया को बार बार किया गया। इसी दौरान शल्य क्रिया द्वारा कुत्ते के जबड़े में एक नली
इस प्रकार फिट कर दी गई कि मुंह में निकलने वाला लार उसे नली में होते हुए शीशे के एक मापन गिलास में एकत्र हो जाए। इस प्रायोगिक दशा की को चित्र 6.1 में प्रदर्शित किया गया है। प्रयोग के दूसरे चरण में कुत्ते को भूखा रखने के पश्चात शिकंजे में कस दिया गया। नली का एक सिरा जबड़े में और दूसरा सिरा जार में रखा गया। इसके बाद एक घंटी बजाई गई और उसके बाद तुरंत उसे खाने के लिए भोजन मांस चूर्ण दे दिया गया। कुत्ते को भोजन करने दिया गया। अगले कुछ दिनों तक उसे हर बार घंटी की ध्वनि के बाद मांस चूर्ण प्रदान किया गया। इस तरह के कई प्रयासों के पश्चात एक परीक्षण एक ओर से दिखने वाला शीशा कुत्ता लार ग्रंथियों से लगी नली लार मापन हेतु कप अभिलेखन उपकरण चित्र 6.1 पावलोव के शिकंजे में अनुबंध के लिए कुत्ते का दृश्य दिखाई गई है। प्रयास किया जिसमें हर प्रक्रिया पूर्ववत थी सिवाय इसके कि इस प्रयास में कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया। कुत्ता मांस चूर्ण प्राप्ति की आशा में घंटी की ध्वनि सुनने के बाद लार टपकाता रहा क्योंकि घंटी के साथ भोजन का संबंध था। घंटी और भोजन के बीच इस सहचार्य के फलस्वरूप घंटी का ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में प्रदर्शित एक नई अनुक्रिया की प्राप्ति हुई। इसे अनुबंधन कहा गया। आपने देखा होगा कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। अतः भोजन अनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस यूएस है और इसके बाद होने वाले लार स्राव अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यूआर है। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव होना लगता है। घंटी अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनेड स्टिमुलेशस सीएस बन जाती है और लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनेटेड रिस्पॉन्स सीआर। इस प्रकार के अनुबंध को प्राचीन अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को तालिका 6.1 में प्रदर्शित किया गया है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन अनुबंध में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच सहचार्य स्थापित होता है और एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि दूसरे उद्दीपक भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंध के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं। अभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर एक मिठाई परोसी गई है। यह आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है और लार स्राव आरंभ हो जाता है। आप उसे खाने जैसे अनुभव करते हैं। यह एक अनुबंधित अनुक्रिया है। एक दूसरे उदाहरण लीजिए। शैशवावस्था में बच्चे तीव्र ध्वनि से स्वाभाविक रूप से डरते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथ में फट जाता है। बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए यह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। अनुबंधित उद्दीपक सीएस के रूप में गुब्बारे एक अनुबंधित उद्दीपक यूएस के रूप में तीव्र ध्वनि के साथ साथ प्रस्तुत किए जाने के कारण ऐसा होता है। तालिका 6.1 अनुबंध के चरणों और सक्रियताओं के बीच संबंध। अनुबंध के चरण उद्दीपक की प्राकृतिक अनुक्रिया की प्राकृतिक अनुबंध के पूर्व भोजन यूएस घंटी की ध्वनि लार स्राव यूआर चौंकना कोई विशेष अनुक्रिया नहीं। अनुबंधन के समय घंटी की ध्वनि सीएस प्लस भोजन यूएस लार स्राव यूआर। अनुबंध के पश्चात घंटी की ध्वनि सीएस लार स्राव सीआर। प्राचीन अनुबंध के निर्धारक प्राचीन अनुबंध में कितने जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। उद्दीपकों के बीच समय संबंध। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं प्रमुखतः 4 प्रकार की होती हैं। इनका आधार अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होती हैं। पहली 3 प्रक्रियाएं अग्रवर्ती अनुबंध फॉरवर्ड कंडीशनिंग की हैं तथा चौथे प्रक्रिया पश्चगामी अनुबंध बैकवर्ड कंडीशनिंग
की है। इन प्रक्रियाओं की मूल प्रायोगिक व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। जब अनुबंधित तथा अअनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे सकालिक अनुबंध स्मॉल्टेनियसली कंडीशनिंग कहा जाता है। विलंबित अनुबंध डिलेड कंडीशनिंग की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अअनुबंधित उद्दीपक के पहले होता है। अवशेष अनुबंधन ट्रेस कंडीशनिंग की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है। पश्चगामी अनुबंध बैकवर्ड कंडीशनिंग की प्रक्रिया में अनअनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू होता है। प्रायोगिक अध्ययनों से अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। सकालिक तथा अवशेष अनुबंध की प्रक्रियाओं से भी अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इन विधियों में विलंबित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रयास लगाते हैं। ध्यातव्य है कि पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया से अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक मूलतः दो प्रकार के होते हैं: प्रत्ययात्मक ऑप्टेटिव तथा विमुखी एवरेसिव। प्रत्ययात्मक अनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना आदि। ये अनुक्रियाएं संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। दूसरी ओर विमुख अनुबंधित उद्दीपक जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई आदि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। ये परिहार और पलायन की अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। यह ज्ञात हुआ कि प्रत्ययात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है और इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। यह वस्तुतः विमुखी अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रत्ययात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंध दोनों की दिशा को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक होगा अनुबंधित अनुक्रियाएं के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए पड़ेगी। क्रियाकलाप 6.1 अनुबंधन को समझना तथा उसकी व्याख्या करने के लिए आप निम्नलिखित अभ्यास को कर सकते हैं। आम के अचार के कुछ टुकड़े प्लेट में रखिए और इसे अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को दिखाइए। उनसे पूछिए कि उन्हें अपने मुंह के अंदर कैसा अनुभव हो रहा है। आपके अधिकांश सहपाठी संभवतः कहेंगे कि उनके मुंह में लार आ रहा है। क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंध। इस तरह के अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम B.F. स्किनर द्वारा किया गया। उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कहा। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। क्रिया प्रसूत पद का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित अपने अध्ययन चूहों और कबूतरों पर किए थे। प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को एक समय में एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स स्किनर बॉक्स में रखा दिया जाता था। चूहा इस बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की एक दीवार में एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन पात्र से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी। चित्र 6.2 देखें। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। जब
एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था, इसीलिए वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा और लीवर को पंजों से खरोचने लगा। अन्वेषी व्यवहार इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब गया। लीवर के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया और चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात यह अन्वेषी अन्वेषी चित्र दिखाई गई है। चूहा नीचे बैठा हुआ है स्किनर बॉक्स में। चित्र 6.2। व्यवहार पुनः आरंभ हुआ। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल घटता गया, अनुबंधन पूर्ण हो जाता। जब स्किनर बॉक्स में रखते हुए चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिसका राम भोजन प्राप्ति है। इस प्रयोग से हम देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने की निमित्त है। इसीलिए इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंध इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। हमें अपने दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। घरों में बच्चे अपनी मां के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहां जार में मिठाई छिपाकर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उसे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं। वस्तुतः अपने वांछित उद्देश्यों को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके सीख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध के निर्धारक आपने ध्यान दिया है कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंध अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाम रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तित किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबल रेनिफोर्सर कहा जाता है। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती हैं। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्या या आवृत्ति गुणवत्ता, उच्च अथवा निम्न और अनुसूची, सतत अथवा आंशिक आदि है। प्रबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती हैं। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का स्वरूप दूसरा कारक जो इस प्रकार के अधिगम को प्रभावित करता है। अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करता है। आइए इनमें से कुछ कारकों का विस्तृत परीक्षण करें। प्रबलन के प्रकार। प्रबलन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक प्रबलन में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। धनात्मक प्रबलन जिसे नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होता है उसे दृढ़ करता है और बनाए रखता है। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनमें भोजन, पानी, मांग, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं आदि शामिल हैं। ऋणात्मक प्रबलक अप्रिय एवं पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती हैं। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए दुखदायी दंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि ऋणात्मक प्रबलक परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है। उदाहरण दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक एवं स्वचालक सीट बेल्ट पहनते हैं। यह विदित है कि कोई भी दंड अस्थायी रूप से किसी अनुक्रिया को दबा नहीं पाता। हल्के एवं विलंबित दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दंड जितना ही कठोर होता है
का दमन प्रभाव भी उतना ही अधिक काल तक बना रहता है, परंतु यह प्रभाव अस्थायी नहीं होता। कभी कभी दंड चाहे जितना ही कठोर क्यों न हो, इसका अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत दंडित किए गए व्यक्ति में दंड देने वाले व्यक्तियों के प्रति घृणा व विकर्षण का प्रभाव आ जाता है। प्रबलन की संख्या तथा अन्य विशेषताएं। प्रबलन की संख्या से हमारा आशय उन प्रयासों की संख्या से है जिनमें प्राणी को प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रबलन की मात्रा से आशय प्रबलित करने वाले उद्दीपक, भोजन या पानी या पीड़ादायक कारक की तीव्रता की कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी प्राप्त करता है। प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य प्रबलक के प्रकार से है। मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतः उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलनों की संख्या और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। प्रबलन अनुसूचियां। प्रबलन अनुसूची अनुबंध के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। प्रत्येक प्रबलन अनुसूची अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती हैं। इसके कारण अनुबंधित अनुक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं वाली हो जाती हैं। नैमित्तिक अनुबंधन में किसी प्राणी को प्रत्येक अर्जन प्रयास में प्रबलन दिया जा सकता है अथवा कुछ प्रयासों में यह दिया जाता है और दूसरे प्रयासों में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार प्रबलन सतत या सविराम हो सकता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है तो हम उसे सतत प्रबलन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसके विपरीत सविराम अनुसूची में अनुक्रियाओं को कभी प्रबलित किया जाता है कभी नहीं। हमें आंशिक प्रबलन पार्शियल रेनफोर्समेंट कहते हैं। यह पाया गया कि आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। विलंबित प्रबलन किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम होती जाती है। यह पाया गया कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर निकृष्ट हो जाता है। इस बॉक्स 6.1 प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत अनुबंध भिन्नताएं। प्राचीन अनुबंध के अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होती हैं क्योंकि वे प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं हैं जो स्वतः ही उचित उद्दीपकों के द्वारा प्राप्त की गई हैं। ऐसे उद्दीपकों को अनुबंधित उद्दीपक के रूप में चुना जाता है और उनके द्वारा प्राप्त की गई अनुक्रियाएं अनुबंधित अनुक्रियाओं के रूप में चुनी जाती हैं। इस प्रकार पॉवलोव के अनुबंध को बहुधा अनुक्रियाकारी अनुबंधन कहा जाता है जिससे अनुबंधित उद्दीपक अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन में अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती हैं और ऐच्छिक अनुक्रियाएं या क्रिया प्रसूत अनुक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार इन दो प्रकार के अनुबंधनों में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं का अनुबंधन किया जाता है। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होते हैं, परंतु क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक परिभाषित नहीं होते हैं। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन यह सीधे तौर से ज्ञात नहीं होता। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुत किया जाना प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलक का मिलना या न मिलना अनुक्रिया सिखाने वाली प्राणियों के नियंत्रण में होता है। इसीलिए अनुबंधित उद्दीपक के लिए प्राचीन अनुबंधन के दौरान प्राणी निष्क्रिय रहता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी को सक्रिय होना होता है ताकि वह प्रबलित हो सके। चौथा, अनुबंधन के इन दोनों रूपों में प्रायोगिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी पद भी भिन्न है। इसके अतिरिक्त क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो प्रबलक है वही प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक के दो कार्य होते हैं। प्रारंभिक प्रयास में यह अनुक्रिया उत्पन्न करता है तथा उसे प्रबलित भी करता है ताकि अनुबंधित उद्दीपक से संबंधित हो सके और बाद में उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सके।
को आसानी से दर्शाया जा सकता है। यदि बच्चों से यह पूछा जाए कि वे किस काम को करने के तुरंत बाद एक छोटा पुरस्कार या लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा पुरस्कार लेना पसंद करेंगे, तो वे छोटा पुरस्कार तुरंत लेना पसंद करेंगे। प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं: जब अधिगम घटित होता है, चाहे वह प्राचीन अनुबंधन हो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तब इसमें कुछ प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ये हैं प्रबलन, रेनफोर्समेंट, विलोपन, एक्सटिंक्शन या अर्जित अनुक्रिया का घटित न होना। कुछ खास दशाओं में अधिगम का अन्य उद्दीपकों के प्रति सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, प्रबलन देने वाले तथा प्रबलन न देने वाले उद्दीपकों के बीच विभेद, डिस्क्रिमिनेशन तथा स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियसली रिकवरी। प्रबलन प्रयोगकर्ता द्वारा प्रबलक देने की क्रिया का नाम है। प्रबलक वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं को की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। हमने देखा है कि प्रबलित अनुक्रियाओं की दर बढ़ जाती है, जबकि अप्रबलित अनुक्रियाओं की दर घट जाती है। एक धनात्मक प्रबलक के मिलने के पहले जो अनुक्रिया घटित होती है उसकी दर बढ़ जाती है। ऋणात्मक प्रबलक अपने हटने या समापन से पहले घटित होने वाली अनुक्रिया की दर बढ़ा देते हैं। प्रबलक प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। एक प्राथमिक प्रबलक, प्राइमरी रेनफोर्सर, जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है चूंकि यह प्राणी के जीवन का निर्धारक होता है। जैसे एक भूखे प्राणी के लिए भोजन। एक द्वितीयक प्रबलक वह प्रबलक है जिससे पर्यावरण के साथ प्राणी के अनुभव के कारण प्रबलक की विशेषताएं प्राप्त कर ली होती है। हम बहुधा धन, प्रशंसा और श्रेणियों का उपयोग इसी तरह के प्रबलक के रूप में करते हैं। इन्हें द्वितीयक प्रबलक, सेकेंडरी रेनफोर्सर कहते हैं। प्रबलकों के नियमित उपयोग से वांछित अनुक्रियाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे अनुक्रियाएं की रचना वांछित अनुक्रिया के निरंतर अनुमानों के प्रबलन द्वारा होती हैं। विलोप का तात्पर्य अधिगत अनुक्रियाओं के लुप्त होने से है जो प्रबलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होती है। वाक्य 6.2 अधिगत असहायपन। यह एक रोचक गोचर है जो दो तरह के अनुबंधों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अधिगत असहायपन अवसादग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। सेलिगमैन तथा मायर ने कुत्तों पर किए गए अध्ययनों में इस गोचर को प्रदर्शित किया। उन्होंने सबसे पहले कुत्तों के सामने ध्वनि, CS तथा विद्युत आघात US को प्राचीन अनुबंध की विधि से प्रस्तुत किया। पशु को आघात से पलायन या परिहार का कोई अवसर नहीं दिया गया। इन दोनों उद्दीपकों का युग्म कई बार दोहराया गया। इसके बाद कुत्तों की क्रिया प्रसूत अनुबंध की विधि के अंतर्गत आघात प्रस्तुत किया गया। इसमें कुत्ते आघात से पलायन कर सकते थे यदि वे अपना सिर दीवार पर दबाए पलवीय परिस्थिति में न बच सकने वाले विद्युत आघात का अनुभव कर लेने के बाद ये कुत्ते क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विधि के अंतर्गत आघात से पलायन या परिहार करने में असफल रहे। ये कुत्ते आघात सहते हुए और पलायन का कोई प्रयास नहीं किया। कुत्तों के इस व्यवहार को अधिगत असहायपन कहा गया। यह गोचर मनुष्यों में भी पाया जाता है। यह पाया गया कि कार्यों के निष्पादन में बार बार मिलने वाली असफलता के कारण व्यक्तियों में असहायपन की प्रवृत्ति आ जाती है। प्रायोगिक अध्ययन के प्रथम चरण में प्रयोजक को प्रत्येक बार उनके कामों को देखे बिना यही सूचित किया जाता है कि वे अपने निष्पादन में असफल रहें। दूसरे चरण में इन्हें एक कार्य दिया जाता है। अधिगत असहायपन को बहुधा प्रयोजक की योग्यता और कार्य त्यागने से पहले दृढ़ता से मापा जाता है। लगातार असफलता से दृढ़ता लगभग नहीं के बराबर होती है और निष्पादन निकृष्ट होता है। इस प्रकार का व्यवहार अधिगत असहायपन का घोतक है। अनेक अध्ययनों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि दीर्घकालिक अवसाद की दशा भी बहुधा अधिगत असहायपन के कारण ही उत्पन्न होती है, जिसमें अनुक्रिया घटित हुआ करती है। प्राचीन अनुबंधों में अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया CS CR के घटित होने के बाद यदि अनुबंधित उद्दीपक US घटित न हो या लीवर दबाने के बाद स्किनर बॉक्स में यदि भोजन न मिले तो इन सब स्थितियों
में सीखा हुआ व्यवहार क्रमशः दुर्बल हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। अधिगम की प्रक्रियाएं विलोम का प्रतिरोध रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शंस भी प्रदर्शित करती हैं। इसका तात्पर्य है कि सीखी हुई अनुक्रियाएं प्रबलित न होने पर भी कुछ समय तक होती रहती हैं, तथापि बिना प्रबलन वाले प्रयासों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अनुक्रिया का बल धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और अंततः अनुक्रिया होनी बंद हो जाती है। कोई सीखी हुई अनुक्रिया कितने समय तक विलोप का प्रतिरोध प्रदर्शित करेगी यह कई कारकों पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि सीखते समय प्रबलित प्रयासों की संख्या बढ़ने के साथ विलोम का प्रतिरोध बढ़ता है और अधिगत अनुक्रिया अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचती है। इस स्तर पर उपलब्धि स्थिर हो जाती है। इसके बाद प्रयासों की संख्या का अनुक्रिया के बलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विलोम का प्रतिरोध अर्जन प्रयासों के दौरान प्रबलन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। इस वृद्धि से ऊपर प्रबलनों की संख्या बढ़ने पर विलोप का प्रतिरोध घटता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जैसे जैसे अर्जन प्रयासों के दौरान प्रबलन की मात्रा, भोज्य पदार्थों की संख्या बढ़ती है, विलोप का प्रतिरोध घटता है। यदि अर्जन प्रयासों के दौरान प्रबलन विलंब से मिले तो विलोप का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रत्येक अर्जन प्रयास में प्रबलन सीखी हुई अनुक्रिया को विलोप के प्रति कम प्रतिरोधी बना देता है। इसके विपरीत अर्जन के समय रुक रुक कर या आंशिक प्रबलन देना सीखी गई अनुक्रिया को विलोप के प्रति अधिक प्रतिरोध बना देता है। समानीकरण जनरलाइजेशन तथा विभेदन डिस्क्रिमिनेशन की प्रक्रियाएं हर प्रकार के अधिगम में पाई जाती हैं, तथापि इनका विस्तृत अध्ययन अनुबंधन के संदर्भ में किया गया है। मान लीजिए एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक प्रकाश या घंटी की ध्वनि प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया लाल शराब या कोई अन्य प्रतिवर्ती अनुक्रियाएं प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया है। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक के सामने कोई दूसरा उद्दीपक जैसे टेलीफोन का बजना प्रस्तुत किए जाए तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करती है। सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने के इस गोचर को समानीकरण कहते हैं। दोबारा मान लीजिए कि एक बच्चा एक खास आकार और आकृति वाले उस जार की जगह कोई जान गया है जिससे मिठाइयाँ रखी जाती हैं। जब माँ पास में नहीं रहती है तो भी बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाइयाँ प्राप्त कर लेता है। यह एक अधिगत क्रिया प्रसूत है। जब अब मिठाइयाँ एक दूसरे जार में रख दी गई जो एक भिन्न आकार तथा आकृति का है और रसोई घर की में दूसरी जगह रखा हुआ है। माँ की अनुपस्थिति में बच्चा जार को ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। यह भी समानीकरण का एक उदाहरण है। जब एक सीखी हुई अनुक्रिया की एक नई उद्दीपक से प्राप्ति होती है तो उसे समानीकरण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो समानीकरण को पूरक है विभेदन कहलाती है। समानीकरण समानता के कारण होता है जबकि विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। उदाहरणतः मान लीजिए कि एक बच्चा काले कपड़े पहनने व बड़ी मूछों वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। बाद में जब वह एक नए व्यक्ति से मिलता है जो काले कपड़े में है और दाढ़ी रखे हुए तो बच्चा भयभीत हो जाता है। बच्चे का भय समानीकृत है। वह एक दूसरे अपरिचित से मिलता है जो धूसर कपड़ों में है और दाढ़ी मूछ रहित है तो बच्चा नहीं डरता है। यह विभेदन का एक उदाहरण है। समानीकरण होने का तात्पर्य विभेदन की विफलता है। विभेदन की अनुक्रिया प्राणी की विभेदक क्षमता या विभेदन के अधिगम पर निर्भर करती है। स्वतः पुनः प्राप्ति किसी अधिगत अनुक्रिया के विलोप होने के बाद होती है। मान लीजिए एक प्राणी प्रबलन प्राप्त करने के लिए एक अनुक्रिया करना सीखता है। इसके बाद अनुक्रिया विलुप्त हो जाती है और कुछ समय बीत जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है और अनुबंध उद्दीपक प्रस्तुत करने
पर अनुक्रिया घटती नहीं होगी। यह पाया गया कि काफी समय बीत जाने के बाद सीखी हुई अनुबंधित अनुक्रिया का पुनरुद्धार हो जाता है और वह अनुबंधित उद्दीपक के प्रति घटित होती है। स्वतः पुनः प्राप्ति की मात्रा विलोप के बाद बीती हुई समय अवधि पर निर्भर करती है। यह अवधि जितनी ही अधिक होती है, अधिगत अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति उतनी ही अधिक होती है। ऐसी पुनः प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होती है। चित्र 6.3 स्वतः पुनः प्राप्ति की घटना को प्रस्तुत करता है। चित्र 6.3 एक अर्जन अनुबंधित प्लस अनुबंधित उद्दीपक, दो विलोप केवल अनुबंधित उद्दीपक, तीसरा स्वतः पुनः प्राप्ति केवल अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया का क्रिया की प्रबलता, आधार रेखा और विश्राम प्रशिक्षण। स्वतः पुनः प्राप्ति की घटना चित्र 6.3 में दिखाई गई है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण इमिटेशंस कहा जाता है। बंदूरा और उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययन में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। हमारे सामाजिक जीवन में प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम जानते हैं कि फैशन डिजाइनर विशेषतः लंबी, सुंदर तथा गरिमा युक्त नवयुवतियों को और लंबे तथा आकर्षक कद काठी वाले नवयुवकों को अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिए नियुक्त करते हैं। लोग उन्हें टीवी के फैशन शो तथा पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के विज्ञापनों में देखते हैं। वे इन आदर्श लोगों का अनुकरण करते हैं। अपने से श्रेष्ठ और पसंदीदा लोगों को देखना और नई सामाजिक परिस्थितियों में उनके व्यवहारों का अनुकरण करना एक सामान्य अनुभव है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के स्वरूप को समझने के लिए बंदूरा के अध्ययनों का वर्णन करना उचित होगा। बंदूरा ने एक प्रसिद्ध प्रायोगिक अध्ययन में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा बोबो डॉल था। अब कैमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौने के प्रति तो विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है, पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। उसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूप में 3 फिल्मों में तैयार किया गया है। एक फिल्म में बच्चे के एक समूह ने देखा कि आक्रामकता व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को पुरस्कृत किया गया और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा कि लड़के को न तो पुरस्कृत किया गया और न ही दंडित। इस प्रकार बच्चों के 3 समूहों को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्म में देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इन समूहों को छिपाकर देखा गया और उनके व्यवहारों को नोट किया गया। उन लोगों में पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहारों को पुरस्कृत होते हुए देखा था, वे खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामकता व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम में आक्रामकता सीखी और मॉडल का अनुकरण भी किया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किसी प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा है या दंडित होते हुए। आपने देखा होगा कि छोटे शिशु भी घर में तथा
सामाजिक उत्सव एवं समारोहों में प्रौढ़ व्यक्तियों के अनेक प्रकार के व्यवहारों का ध्यान से परीक्षण करते हैं। इसके बाद अपने खेल में उनके दोहराते और उदाहरणतः छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, प्रतिभोज, चोर और सिपाही, घर रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में बस ऐसे सब करते हैं जैसे वे समाज में और टेलीविजन पर देखते हैं तथा पुस्तकों में पढ़ते हैं। बच्चे अधिकांशतः सामाजिक व्यवहारों, प्रौढ़ का परीक्षण तथा उनकी नकल करके सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों के संवारने की शैली और समाज में कैसे रहा जाए, यह सब दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात होगा कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा होता है। आक्रामकता, परोकार, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि गुण भी अधिगम की इतनी विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं। क्रियाकलाप 6.3 निम्नलिखित अभ्यास द्वारा आप स्वयं परीक्षणात्मक अधिगम का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय जाने वाले 4-5 बच्चों को एकत्र करके उनके सामने कागज की नाव बनाने का प्रदर्शन कीजिए। इस क्रिया को 2 या 3 बार दोहराइए और बच्चों से उसे ध्यान से देखने के लिए कहिए। इसे बार बार दोहराने के बाद कि कागज को कैसे विभिन्न प्रकार से मोड़ा जाए, बच्चों को एक एक कागज दीजिए और नाव बनाने के लिए कहिए। अधिकतर बच्चे कुछ हद तक इसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे। संज्ञानात्मक अधिगम, कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती हैं। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए हैं जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होती हैं, न कि केवल आर से यश या यश से यश संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि प्राचीन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधों में किया जाता है। अतः संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्तियों के कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। अंतर्दृष्टि अधिगम एवं अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया जिसकी व्याख्या अनुबंध के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती है। उन्होंने चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए जिनमें चिंपैंजी को जटिल समस्याओं का समाधान करना था। कोहलर ने चिंपैंजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा जहां भोजन था लेकिन चिंपैंजी की पहुंच के बाहर था। उसे खेल क्षेत्र में कुछ उपकरण जैसे डंडे तथा बॉक्स भी रख दिए गए थे। चिंपैंजी ने तेजी से बॉक्स पर खड़े होने या डंडे से भोज्य पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया। इस प्रयोग में अधिगम प्रयत्न, त्रुटि तथा प्रबलन के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुआ बल्कि अकस्मात अंतर्दृष्टि दीप्त द्वारा घटित हुआ। चिंपैंजी कुछ समय तक खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एकाएक एक बक्से पर खड़ा हो जाता, एक डंडा उठाकर केले पर मारता जो कि सामान्यतः उनकी पहुंच के बाहर हर ऊंचाई पर थे। चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के एक सामान्य प्रयोग में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का अभ्यास नहीं होता, फिर अंत में एकाएक समस्या समाधान उत्पन्न होती है। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि जो अधिगत किया गया है उद्दीपकों तथा अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित सहचारियों का विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। इसी के परिणाम स्वरूप अंतर्दृष्टि अधिगम का सामान्यीकरण अन्य मिलती हुई समस्याओं की परिस्थितियों में भी हो सकता है। अव्यक्त अधिगम, एक अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम को अव्यक्त अधिगम कहते हैं। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता है। टोलमैन ने अव्यक्त अधिगम के स्वप्रत्यय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया। अव्यक्त अधिगम को समझने के लिए उनके
एक प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। टोलमैन ने चूहों के दो समूहों को भूल भुलैयों में छोड़ा तथा उन्हें अन्वेषण करने का अवसर दिया। चूहों के एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने भुलैया भुलैया के प्रारंभ में से अंत तक रास्ता तेजी से ढूंढ लिया। दूसरी ओर चूहों के दूसरे समूह को पुरस्कार नहीं दिया गया तथा उन्होंने अधिगम के कोई स्पष्ट संकेत भी प्रदर्शित नहीं किए, किंतु बाद में जब उन्होंने प्रबलित किया गया तो वे भी भूल भुलैया के रास्ते में प्रारंभ से अंत तक उतनी ही क्षमता से दौड़ने लगे जितना कि पुरस्कृत समूह के चूहे दौड़ते थे। टोलमैन ने यह प्रतिपादित किया कि अप्रबलित समूह के चूहों ने भी भूल भुलैया के समान मानचित्र को अन्वेषण करके जल्दी ही सीख लिया था। केवल उन्होंने अपने अव्यक्त अधिगम को प्रदर्शित तब किया तक नहीं किया था जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हों प्रबलन प्रदान नहीं किया गया। इसके बजाय चूहों ने भूल भुलैया का एक संज्ञानात्मक मानचित्र कोग्निटिव मैप प्रदर्शित किया, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन दिशाओं और स्थानिक अवस्थियों की आवश्यकता थी उनका मानस चित्रण किया। वाचिक अधिगम अनुबंधन से भिन्न है और यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा अन्य इन सबके लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। इस एक शब्द का दूसरे शब्द से सहचर्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में इस तरह से सीखने के लिए प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विधियों का विकास किया। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरह की शाब्दिक सामग्री के अधिगम से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कई तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्दांश, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द। प्रतिदर्श एकांशों के लिए तालिका 6.2 देखें तथा वाक्य तथा अनुच्छेद। वाचिक अधिगम के अध्ययनों में प्रयुक्त विधियां। युग्मित सहचर्य अधिगम, यह विधि उद्दीपक अनुबंध और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के समान है। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के लिए विदेशी भाषा के पर्याय सीखने में किया जाता है। पहले युग्मित सहचरों की एक सूची बनाई जाती है। युग्मों के पहले शब्द का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया जाता है और दूसरे शब्द का अनुक्रिया के रूप में। प्रत्येक युग्म के शब्द एक ही भाषा से तालिका 6.2। वाचिक अधिगम में प्रयोग में प्रयुक्त एकांश की प्रतिदर्श सूची। निरर्थक शब्दांश, अपरिचित शब्द, परिचित शब्द। कईम, गवाच, कमल, चौप, तितिक्षा, महेश। ख, योगपद, नयन, पौय, युक्तक, दिवस। ट, य, घ, चतुष्पद, गणेश। घ, यज्ञ, विषण, उद्योग। न, अड, कुलिश, प्रसाद। य, उ, घ, चतुष्क्षणिक, समीर। ज्ञाओ, ग, ककाल, अर्जुन। घ, इ, क, शकुल, सुवर्ण। ल, ए, प, कर्मीदल, मलय। र, ओ, य, जम्बूमणि, कपाल। ड, य, क, अपलावन, रमण। त, अ, ग, दर्मिक, विक्रम। न, उ, य, हुताम, निगम। दो या दो भिन्न भाषाओं में हो सकते हैं। ऐसे शब्द की एक सूची तालिका 6.3 में दी गई है। युग्मों के पहले शब्द उद्दीपक शब्द, निरर्थक शब्दांश, व्यंजन, स्वर व्यंजन है और दूसरे शब्द अंग्रेजी संज्ञा अनुक्रिया शब्द है। अधिगमकर्ता को पहले दोनों उद्दीपक अनुक्रिया युग्मों को एक साथ दिखाया जाता है और उसे अनुक्रिया शब्द को प्रत्येक उद्दीपक शब्द को प्रस्तुत करने के बाद पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद सीखने का प्रयास शुरू होता है। एक एक करके उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं और प्रतिभागी सही अनुक्रिया शब्द देने का प्रयास करते हैं। असफल होने पर उसे अनुक्रिया शब्द दिखाया जाता है। पहले प्रयास में सारी उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं।
प्रयासों का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिभागी सारे अनुक्रिया शब्दों को बिना किसी त्रुटि के बता नहीं देता। इस मानदंड तक पहुंचने के लिए प्रयासों की कुल संख्या युग्मित सहचर अधिगम की मापक बन जाती है। क्रमिक अधिगम में वाचिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी की शाब्दिक एकांशों की सूची को किस तरह सीखता है और सीखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सबसे पहले शब्दों का एक सूची तैयार कर लीजिए। सूची में निरर्थक शब्द, अधिक परिचित शब्द, कम परिचित शब्द, आपस में संबंधित शब्द आदि हो सकते हैं। प्रतिभागी को सारी सूची प्रस्तुत की जाती है और उसके निर्देश दिया जाता है कि वह तालिका 6.3 युग्म सहचर अधिगम में प्रयुक्त उद्दीपक अनुक्रिया युग्म उद्दीपक अनुक्रिया ख य ड समय ख अ ग हिरण प ओ च कोयला प ए अलबकरी ग ईत सोना न उ य निगम म इक पहाड़ ड अ न नाम ग ओ ज्ञा छत छ य ट नाव ल उ ट बाघ स आ क नाग। एकांश को उसी क्रम में बताए जिसे क्रम में सूची में है। पहले प्रयास में सूची का सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरे एकांश बताना होता है। यदि वह निर्धारित समय में बताने में असफल रहता है तो प्रयोगकर्ता उसे दूसरे एकांश प्रस्तुत करता है। अब यह एकांश उद्दीपक बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरी एकांश यानी अनुक्रिया शब्द बताना होता है। अगर यह असफल होता है तो प्रयोगकर्ता उसे सही एकांश बता देता है जो चौथे एकांश के लिए उद्दीपक बन जाता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास विधि, सीरियल एंटीसिपेशन मेथड कहा जाता है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही क्रमिक पूर्वाभास न कर ले। मुक्त पुनः स्मरण, इस विधि में प्रतिभागियों को शब्द की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वे पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है। इसके बाद प्रतिभागियों को शब्द को किसी भी क्रम में पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। सूची में शब्द आपस में संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं। सूची में 10 से ज्यादा शब्द शामिल किए जाते हैं। शब्दों के प्रस्तुतिकरण का क्रम एक प्रयास से दूसरे प्रयास में भिन्न होता है। इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी शब्दों को स्मृति में संचित करने के लिए किस तरह से संगठित करता है। अध्ययनों में से यह पता चलता है कि सूची के आरंभ और अंत में स्थित शब्दों का पुनः स्मरण सूची के बीच में स्थित शब्दों की तुलना में अधिक सरल होता है। वाचिक अधिगम की अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रायोगिक जांच पड़ताल की गई है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि वाचिक अधिगम की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इन निर्धारकों में सबसे महत्वपूर्ण वे है जो सीखी जाने वाली सामग्री की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित है। सूची की लंबाई तथा सामग्री की अर्थपूर्णता इनमें प्रमुख है। सामग्री की अर्थपूर्णता का मापन कई विधियों से किया जा सकता है। एक निश्चित समय में प्राप्त सहचर्य की संख्या, सामग्री की जानकारी और उपयोग की आवृत्ति, सूची के शब्दों के बीच संबंध तथा पहले आए शब्दों पर सूची के प्रत्येक शब्द की क्रमिक निर्भरता का उपयोग अर्थपूर्णता के मापन के लिए किया जाता है। निरर्थक शब्दांशों की सूची सहचर्यों के भिन्न भिन्न स्तरों के साथ उपलब्ध है। निरर्थक शब्दांशों का चयन एक एक सहचर्य मूल्यों वाली सूची से करना चाहिए। इस संबंध में किए गए शोध अध्ययन के आधार पर अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। शब्दों की सूची जितनी लंबी होगी, कम सहचर्य मूल्य वाले शब्द जितने ज्यादा होंगे या शब्दों के बीच संबंध का अभाव जितना ज्यादा होगा, सूची के अधिगम में उतना ही अधिक समय लगेगा। जितना अधिक समय सूची को याद करने में लगेगा, अधिगम उतना ही शक्तिशाली होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि संपूर्ण काल नियम काम करता है। इस नियम के अनुसार किसी सामग्री की निश्चित मात्रा को सीखने के लिए एक निश्चित समय अवधि आवश्यक होती है। इस अवधि को चाहे जितने प्रयासों से विभक्त कर लिया जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अधिगम में जितना ज्यादा समय लगता है, अधिगम में उतना ही प्रभावी होता है। यदि सूची को कोई प्रतिभागी क्रमिक अधिगम विधि से न
सिखाकर मुक्त पुनः स्मरण विधि से सीखे तो वाचिक अधिगम संगठनात्मक हो जाता है। इसका अर्थ है कि मुक्त पुनः स्मरण विधि से सीखते समय प्रतिभागी शब्दों का पुनः स्मरण उस क्रम में नहीं करता जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए होते हैं, बल्कि वह शब्दों को एक नए क्रम में पुनः स्मरण करता है। सर्वप्रथम बोसफील्ड ने इस प्रायोगिक रीति से प्रदर्शित किया। उन्होंने 60 शब्दों की एक सूची का निर्माण किया जिसमें 15-15 शब्द 4 अलग अलग वर्गों में लिए गए थे। ये 4 वर्ग थे: नाम, पशु, पेशा तथा सब्जी। इन शब्दों को प्रतिभागियों के सम्मुख एक एक करके यादृच्छिक क्रम से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रतिभागियों को सभी शब्दों का मुक्त पुनः स्मरण करने को कहा गया, तथापि उन्होंने प्रत्येक वर्ग के शब्दों को एक साथ पुनः स्मरण किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को वर्ग गुच्छन कटघरी कंस्टर्लिंग कहा। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिभागियों को शब्द का प्रस्तुतिकरण तो यादृच्छिक क्रम में किया गया था, परंतु प्रतिभागियों ने उन शब्दों को पुनः स्मरण में वर्गानुसार संगठित किया। इस प्रयोग में वर्ग गुच्छन की क्रिया सूची के शब्दों के स्वरूप के कारण हुई। यह भी दर्शाया गया है कि मुक्त पुनः स्मरण को हमेशा व्यक्ति निष्ठा से संगठित किया जाता है। व्यक्ति निष्ठा संगठन दर्शाता है कि प्रतिभागी शब्दों या एकांश को अपने अपने तरीके से संगठित और तदनुसार उनका पुनः स्मरण करते हैं। वाचिक अधिगम प्राय सब भी प्राय होता है, पर लोग शब्दों की कुछ विश्लेषण विशेषताओं को जानने में या अन्यास ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के अधिगम में प्रतिभागी उन विशेषताओं को देखते हैं जैसे 2 या अधिक शब्दों की तुक मिलती है, एक जैसे अक्षरों से शुरू होते हैं, स्वर एक समान है आदि। इस तरह वाचिक अधिगम सभिप्राय तथा प्रासंगिक दोनों तरह का होता है। क्रियाकलाप 6.3 नीचे दिए गए शब्दों को अलग अलग कार्ड पर लिखिए और प्रतिभागियों में एक एक करके जोर से पढ़ने को कहिए। 2 बार पढ़ने के बाद उनसे शब्दों को किसी भी क्रम में लिखने के लिए कहिए। पुस्तक, कानून, रोटी, कमीज, कोट, कागज, पेंसिल, बिस्कुट, कमल, जीवन, इतिहास, चावल, दही, जूते, समाजशास्त्र, मिठाई, सरोवर, आलू, आइसक्रीम, मफलर और गद। शब्दों को प्रस्तुत करने के बाद उनसे पढ़े गए शब्दों को प्रस्तुत के क्रम की परवाह किए बिना लिखने को कहिए। आपने प्रदत्त कार्य देखने के लिए विश्लेषण कीजिए कि पुनः स्मरण किए गए शब्द कोई संगठन प्रदर्शित करते हैं। सब प्रत्यय अधिगम जिस संसार में हम रहते हैं उसमें अनगिनत प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं तथा प्राणी होते हैं। ये वस्तुएं और घटनाएं संरचना और कार्यों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बहुत सी चीजें जो मनुष्य को करनी होती है उनमें से एक है वस्तु, घटनाओं, पशुओं आदि को वर्गों में सुव्यवस्थित करना ताकि एक वर्ग को वस्तुओं को एक जैसा जान सके, हालांकि वे अपने लक्षणों में भिन्न होते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में स्वप्रत्यय अधिगम अंतर्निहित होता है। स्वप्रत्यय क्या है? स्वप्रत्यय कंसेप्ट एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है। पशु, फल, भवन और भीड़ स्वप्रत्ययों या श्रेणी के उदाहरण है। याद रहे कि स्वप्रत्यय और श्रेणी दोनों पद एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। स्वप्रत्यय की व्याख्या विशेषताओं या गुणों के समूह के रूप में की गई है जो किसी नियम से जुड़े हो। स्वप्रत्यय के उदाहरण वे वस्तुएं, व्यवहार या घटनाएं होती हैं जिनमें समान विशेषताएं हो। विशेषता वस्तु या घटना या जीवित प्राणियों का ऐसा गुण या पहलू हो सकता है जो उनमें पाया जाए तथा दूसरी भिन्न वस्तुओं में पाई गई या विभेदित की गई कुछ विशेषताओं के तुल्य समझा जाए। विशेषताएं अनगिनत प्रकार की हो सकती हैं और उनकी विभेदनीयता परीक्षकों की प्रत्याशिक भावुकता की मात्रा पर निर्भर करती है। रंगाकार, संख्या, आकृति, चिकनापन, रुक्षता, कोमलता और कड़ापन जैसे गुणों की विशेषता कहते हैं। स्वप्रत्यय बनने के उद्देश्यों से विशेषताओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियम बहुत सरल या जटिल हो सकते हैं। एक नियम कुछ करने के लिए एक अनुद्देश्य है। स्वप्रत्ययों को परिभाषित करने में प्रयुक्त नियमों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के स्वप्रत्ययों का अध्ययन किया है: कृत्रिम स्वप्रत्यय आर्टिफिशियल कंसेप्ट तथा स्वाभाविक स्वप्रत्यय या श्रेणियां नेचुरल कंसेप्ट
और कटघरी कृत्रिम सप्रत्यय हुए होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं और विशेषताओं को जोड़ने वाले नियम परिशुद्ध और कठोर होते हैं। एक सुपरिभाषित प्रत्यय में सप्रत्यय का प्रतिनिधित्व करने वाला विशेषताएं अकेले आवश्यक और विशेषताओं के साथ मिलकर पर्याप्त होती हैं। सप्रत्यय का उदाहरण होने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु में सभी विशेषताएं मौजूद रहे। दूसरी ओर स्वाभाविक सप्रत्यय या श्रेणियां अक्सर ठीक तरह से परिभाषित नहीं होती हैं। स्वाभाविक सप्रत्यय के उदाहरणों में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन सप्रत्ययों में जैविक वस्तुओं, वास्तविक जीवन के उत्पाद तथा मनुष्यों द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियां जैसे औजार, कपड़े, मकान आदि सम्मिलित हैं। आइए वर्ग के प्रत्यय का उदाहरण लिया जाए। यह एक सुपरिभाषित सप्रत्यय है। इसमें 4 विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए, अर्थात घिरी हुई आकृति, 4 भुजाएं, प्रत्येक भुजा समान लंबाई की और समान कोण वाली। इस प्रकार एक वर्ग में 4 विशेषताएं होती हैं जो एक संयोजी नियम कंजक्टिव रूल से जुड़ी होती हैं। सुपरिभाषित सप्रत्यय बनने में प्रयुक्त विभिन्न नियमों को समझने के लिए चित्र 6.4 देखिए। चित्र 6.4 में एक दूसरे से भिन्न 16 कार्ड है। इन पर 2 आकृतियां वर्ग और त्रिभुज, 2 रंग गुलाबी तथा धूसर, क्रॉस का निशान ऊपर या नीचे और एक छोटा वृत्त दाहिनी ओर या बाईं ओर बना है। इन कार्डों की सहायता से विभिन्न प्लस 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 और डॉट से दिखाई गई हैं। ये कार्ड और त्रिभुज के चित्र 6.4 16 चित्र जिनमें 2 आकृतियां वर्ग और त्रिभुज, 2 रंग गुलाबी तथा धूसर, ऊपर की और नीचे क्रॉस आकृतियां के दाएं या बाएं वृत्त कृत्रिम सप्रत्यय के उदाहरण तथा गैर उदाहरण को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त सामग्री के लिए ये कुल टोटल 16 चित्र दिखाई गई हैं। नियमों के उपयोग से बहुत से सप्रत्यय बनाए जा सकते हैं। विशेषताओं का वह समूह जो किसी नियम से जुड़ा रहता है उसे प्रासंगिक विशेषता रिवेलेंट फीचर कहते हैं। नियम से बाहर स्थिति विशेषताएं अप्रासंगिक विशेषताएं होती हैं। उदाहरणतः चित्र 6.4 में दिए गए कार्डों में 4 विशेषताएं हैं। आकृति, रंग, ऊपर क्रॉस या क्रॉस नहीं और वृत्त दाहिनी चित्र प्लस से डॉट से दिखाई गई हैं। चित्र 6.5 शीर्ष के 4 चित्र सप्रत्यय के प्रतिमान हैं और शेष चित्र प्रतिमान नहीं है। सप्रत्यय के उदाहरण त्रिभुज तथा धूसर होना चाहिए। अन्य विशेषताएं अप्रासंगिक है। चित्र में ये दिखाई गई हैं। कुल टोटल त्रिभुज और या बाईं और विशेषताओं का उपयोग करके एक संयोजी सप्रत्यय कंजक्टिव कंसेप्ट बनाने के लिए व्यक्ति आकृति और भुजाओं का उपयोग प्रासंगिक विशेषताओं के रूप में कर सकता है और 2 अन्य विशेषताओं को अप्रासंगिक विशेषताओं के रूप में छोड़ सकता है। इस प्रकार के सप्रत्यय के लिए प्रतिमान और गैर प्रतिमान चित्र 6.5 में दिए गए हैं। सप्रत्यय के बारे में अधिक जानकारी आप अध्याय 8 चिंतन में प्राप्त करेंगे। कौशल अधिगम। कौशल का स्वरूप कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, समुद्री जहाज चलाना, अशुलिपि में लिखना तथा लिखना एवं पढ़ना आदि कौशल के उदाहरण है। ये कौशल अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते हैं। किसी कौशल में प्रत्याशिक पेशी अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला अथवा उद्दीपक अनुक्रिया सहचार्यों की एक श्रेणी होती है। कौशल अर्जन के चरण। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से भिन्न कई चरणों से गुजरता है। किसी कौशल को सीखने के प्रत्येक क्रमिक प्रयास के साथ निष्पादन निर्बाध अधिक होता जाता है और निष्पादन करने में प्रयास की आवश्यकता भी कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में निष्पादन अधिक स्वाभाविक या स्वचालित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि प्रत्येक चरण में निष्पादन के स्तर में सुधार आता है। सीखने के एक चरण से जब व्यक्ति दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो इस संक्रमण काल में निष्पादन के स्तर में सुधार रुक जाता है। इस रुके हुए स्तर को निष्पादन पठार कहा जाता है। अगला चरण प्रारंभ होने के पश्चात निष्पादन का स्तर सुधारने लगता है और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। कौशल अर्जन के चरण के सर्वाधिक प्रभावशील वर्णन में से एक वर्णन फिट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है।
उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सहचार्यात्मक, एसोसिएटिव तथा स्वायत्तता, ऑटोनोमस। प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। कौशल अधिगम के संज्ञानात्मक चरण में अधिगमकर्ता को दिए गए निर्देशों को समझना और याद करना पड़ता है। उसे यह भी समझना पड़ता है कि कार्य का निष्पादन किस प्रकार किया जाना है। इस चरण में व्यक्ति को परिवेश से मिलने वाले सभी संकेत दिए गए हैं। निर्देश की मांग तथा अपनी अनुक्रियाओं के परिणामों को सदा अपनी चेतना में रखना होता है। कौशल अधिगम का दूसरा चरण सहचार्यात्मक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की संवेदी सूचनाओं तथा उद्दीपकों को प्रयुक्त अनुक्रियाओं से जोड़ना होता है। अभ्यास की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, त्रुटियों की मात्रा घटती जाती है, निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ती जाती है और किसी अनुक्रिया को करने में लगने वाला समय भी घटता जाता है। यद्यपि लगातार अभ्यास करते रहने से अधिगमकर्ता त्रुटिहीन निष्पादन करने लगता है, तथापि इस चरण में उसे प्राप्त होने वाली समस्त संवेदी सूचनाओं के प्रति सचेत रहना होता है तथा कार्य पर एकाग्रता बनाए रखनी होती है। इसके बाद तीसरा चरण यानी स्वायत्तता चरण प्रारंभ होती है। इस चरण में निष्पादन में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सहचार्यात्मक चरण की अवधानिक मांगे, अटेंशनल डिमांड, कम हो जाती है और बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं घट जाती हैं। अंत में सचेत प्रयत्न की अल्प मांगों के साथ कौशलपूर्ण निष्पादन स्वचालित प्राप्त कर लेता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण यह स्पष्टता दर्शाता है कि अभ्यास ही कौशल अधिगम का एकमात्र साधन है। अधिगम के निरंतर अभ्यास और प्रयोग करते रहने की आवश्यकता होती है। अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सुधार की दर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और त्रुटिहीन निष्पादन की स्वचालित कौशल और का प्रमाण बन जाती है। इसी से कहा जाता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अधिगम अंतरण को प्राय प्रशिक्षण अंतरण या अंतरण प्रभाव कहा जाता है। इसका तात्पर्य नए अधिगम्य पर पूर्व अधिगम्य के प्रभाव से है। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है तो अंतरण को धनात्मक कहा जाता है। यदि नया अधिगम पहले के अधिगम के कारण मंद हो जाता है तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। सहायक या मंदक प्रभाव को अनुपस्थित शून्य अंतरण को व्यक्त करती है। अंतरण प्रभाव के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक एक विशेष प्रायोगिक अभिकल्प का उपयोग करते हैं। यह अभिकल्प तालिका 6.4 में प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए आप यह जानना चाहते हैं कि क्या अंग्रेजी भाषा का सीखना फ्रांसीसी भाषा के सीखने को प्रभावित करता है। इसका अध्ययन करने के लिए आप प्रतिभागियों का एक बड़ा प्रतिशत चुनते हैं और उसे यादृच्छिक रूप से 2 समूहों में बांट देते हैं। एक समूह का उपयोग प्रायोगिक दशा के लिए और दूसरे समूह नियंत्रित दशा के लिए तय किया जाता है। प्रायोगिक समूह के प्रतिभागी 1 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा सीखते हैं और उनका परीक्षण कर लिया जाता है और एक ही वर्ष में उनको अंग्रेजी भाषा का कितना ज्ञान हुआ। दूसरे वर्ष में वे फ्रांसीसी भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं और 1 वर्ष बीतने पर उनको फ्रांसीसी भाषा के ज्ञान का परीक्षण कर लिया जाता है। नियंत्रित समूह के प्रतिभागी पहले वर्ष में अंग्रेजी भाषा सीखने की बजाय अपना दैनिक कार्य ही करते हैं और वे 1 वर्ष के बाद भी फ्रांसीसी भाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। 1 वर्ष तक फ्रांसीसी भाषा सीखने के बाद इनके भी फ्रांसीसी भाषा को ज्ञान की उसी तरह परीक्षा ली जाती है। इसके बाद दोनों समूहों को फ्रांसीसी भाषा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना की जाती है। यदि प्रायोगिक समूह के अंक नियंत्रित समूह के अंकों से अधिक है तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी भाषा सीखने की फ्रांसीसी भाषा सीखने पर ध्यानात्मक अंतरण प्रभाव पड़ा। परंतु यदि प्रायोगिक भाषा समूह के अंक नियंत्रित समूह से कम आते हैं तो इसका अर्थ होगा कि अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर ऋणात्मक अंतरण प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि दोनों समूह के अंकों में सार्थक अंतर न मिले तो यह कहा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा सीखने का फ्रांसीसी भाषा सीखने पर अंतरण प्रभाव की मात्रा 0 है। तालिका 6.4 अधिगम अंतरण प्रभाव के अध्ययन में प्रयुक्त प्रायोगिक अभिकल्पन प्रतिभागियों के समूह प्रथम चरण, द्वितीय चरण, प्रायोगिक कार्य को सीखना, कार्य ब को सीखना, नियंत्रित सीखने का कार्य न करके विश्राम कार्य ब को सीखना। ध्यानतव्य है कि अंतरण प्रभाव का अध्ययन
अविशिष्ट अंतरण जनरल ट्रांसफर और विशिष्ट अंतरण स्पेसिफिक ट्रांसफर में भेद किया जाता है। यह सुपरिचित तथ्य है कि पूर्व अधिगम में सदा ही धनात्मक और विशिष्ट अंतरण की ओर ले जाता है। यह केवल विशिष्ट अंतरण में ही होता है कि अंतरण प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक होता है, और कुछ अवस्थाओं में प्रभाव शून्य भी होता है। हालांकि वास्तव में अविशिष्ट अंतरण के कारण शून्य अंतरण सैद्धांतिक रूप से अंतर संगत है। आइए अविशिष्ट तथा विशिष्ट अंतरण की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। अविशिष्ट अंतरण के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है और न ही विस्तार से उसे परिभाषित किया गया है। तथापि पूर्व अधिगम में व्यक्ति को दूसरे कार्य को अच्छे तरीके से सीखने के अनुकूलन बना देता है। एक कार्य का सीखना अधिगम कर्ता को अलग कार्य ज्यादा सुविधा से सीखने के लिए स्फूर्ति प्रदान करता है। अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को पिच पर विकेट के नजदीक जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हुए देखा होगा। ये खिलाड़ी एक पैर से कूदते हुए चलते हैं और फिर दूसरे पैर से कूदते हैं। वे बल्ला पकड़ते हुए अपने दोनों हाथों को घुमाते हैं ताकि उनके हाथों की मांसपेशियां ढीली हो जाएं। इसी तरह परीक्षा में आपने उत्तर लिखते समय अपने बायां पाया होगा कि शुरू में लिखने की गति धीमी रहती है और बैठने का तरीका लिखने के लिए बहुत प्रभावी नहीं रहता है। 2-3 पृष्ठ लिखने के बाद आप पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। आपकी लिखने की गति तेज हो जाती है तथा शरीर लिखने के कार्य के साथ समायोजित हो जाता है, जो तब तक चलता रहता है जब तक कि अंतिम उत्तर आप नहीं लिख लेते हैं। कुछ देर के पश्चात स्फूर्ति परिणाम समाप्त हो जाता है। इस पूर्ति परिणाम अधिगम के एक सत्र तक रहता है और उसी में व्यक्ति 2 या अधिक कार्यों को सीख सकता है। विशिष्ट अंतरण जब कभी प्राणी कुछ सीखता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया सहचार्य की श्रृंखला होती है। किसी भी कार्य में भी भेदनीय उद्दीपकों की एक कड़ी होती है जिसमें प्रत्येक उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया के साथ सहचार्य बनना होता है। यदि पहले सीख जाने वाले कार्य अ का अंतरण प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले कार्य ब पर पड़े तो इसे विशिष्ट अंतरण कहते हैं। कार्य अ का सीखना कार्य ब के सीखने को सरल या अधिक कठिन या बिना किसी प्रभाव का बना सकता है। विशिष्ट अंतरण प्रभाव पहले सीखे जाने वाले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समानता और असमानता पर निर्भर करता है। तालिका 6.5 में उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के बीच संभव संबंधों को प्रदर्शित किया गया है। प्रायोगिक अध्ययनों की बड़ी श्रृंखला के आधार पर विशिष्ट अंतरण के संबंध में तालिका 6.5 में दर्शाई गई दशाओं के प्रसंग में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। पहली दशा में जब दोनों कार्य के उद्दीपक तथा अनुक्रिया एक दूसरे से भिन्न है तो किसी विशिष्ट अंतरण की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। अविशिष्ट अंतरण के कारण थोड़ी मात्रा में धनात्मक अंतरण दिखाई पड़ सकता है। दूसरी दशा में जहां दोनों कार्यों के उद्दीपक समान हैं और अनुक्रियाएं भी बहुत समान है, अत्यधिक मात्रा में अंतरण होती हैं। यह नियमित रूप से दर्शाया गया है कि इस दशा में धनात्मक अंतरण होता है। तीसरी दशा में जब दोनों कार्यों के उद्दीपक तो समान हैं परंतु अनुक्रियाएं अलग अलग हैं, थोड़ी मात्रा में धनात्मक अंतरण होता है। तालिका 6.5 समानता और असमानता के आधार पर प्रारंभिक तथा अनुक्रिया अधिगम के बीच संबंध। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 आरंभिक कार्य SARA दूसरी कार्य SARD टिप्पणी उद्दीपक तथा अनुक्रियाएं दोनों ही भिन्न हैं। उद्दीपक वही है, अनुक्रियाएं समान है। उद्दीपक समान है परंतु अनुक्रियाएं भिन्न है। उद्दीपक भिन्न है परंतु अनुक्रियाएं समान है। उद्दीपक तथा अनुक्रियाएं वही हैं पर सहचार्य बदल गया है। चौथी दशा में दोनों कार्यों के उद्दीपक भिन्न भिन्न हैं परंतु अनुक्रियाएं एक समान है। इस दशा में अनुक्रियाओं के साथ नए सहचार्य सीखने होंगे। इस दशा में धनात्मक अंतरण प्राप्त होता है। पांचवी दशा में उद्दीपक तथा अनुक्रियाएं तो दोनों ही कार्यों में समान है परंतु युग्मों की रचना बदल जाने के कारण दूसरे कार्यों को सीखने में ऋणात्मक अंतरण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आरंभिक कार्यों में सीखे गए सहचार्य नए सहचार्यों को सीखने में अवरोध पैदा करते हैं। इस तरह के अवरोधों का वर्णन अध्याय 7 मानव स्मृति में किया गया है। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक। इस अध्याय के पिछले खंड में हमने अधिगम के विशिष्ट निर्धारकों का परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित तथा
अनुबंधित उद्दीपकों का समीपस्थ प्रस्तुतिकरण क्रिया प्रस्तुत अनुबंध में प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन की मात्रा तथा प्रबलन प्राप्त होने में विलंब, प्रेक्षणात्मक अधिगम्य में मॉडलों की प्रतिष्ठा तथा आकर्षकता, वाचिक अधिगम्य में सीखने की विधि तथा सप्रत्यय अधिगम्य में घटनाओं और वस्तुओं के प्रत्याशिक लक्षणों तथा नियमों के स्वरूप आदि का विवरण दिए गया है। इस खंड में अब हम अधिगम्य के कुछ सामान्य कारकों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। यह विवेचन व्यापक न होकर कुछ प्रमुख कारकों पर केंद्रित होगा जो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सतत बनाम आंशिक प्रबलन। अधिगम्य के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता एक विशेष अनुसूची के अनुसार प्रबलन प्रदान करने का प्रबंध कर सकता है। अधिगम्य के प्रसंग में दो प्रकार की प्रबलन अनुसूचियों का विशेष महत्व है, सतत कंटिन्यूअस तथा आंशिक पार्शियली। सतत प्रबलन में प्रतिभागी को प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है। इस प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने पर अनुक्रिया की दर बहुत अधिक होती है, परंतु जब प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत तेजी से घट भी जाती है और अनुक्रिया का विलोप शीघ्र होता है। चूंकि प्राणी को प्रत्येक प्रयास में प्रबलन मिलता है, अतः प्रबलन की प्रभावकता कम हो जाती है। ऐसी अनुक्रिया अनुसूचियों में जहां प्रबलन लगातार नहीं किया जाता है, वहां पर कुछ अनुक्रियाओं को प्रबलित नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे आंशिक या सविराम प्रबलन अनुसूची कहा जाता है। आंशिक अनुसूची में नैमित्तिक अनुक्रियाओं को कब कब प्रबलित किया जाएगा और कब कब नहीं, इसके निर्धारण की अनेक विधियां हैं। आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा प्रबलन देने पर भी अनुक्रिया की दर अत्यंत अधिक होती है, विशेष रूप से उस समय जब अनुक्रियाएं अनुपात अनुसूची के अनुसार प्रबलित की जाती हैं। इस प्रकार की अनुसूची में प्राणी बहुत ही अनुक्रियाएं करता है जिन्हें प्रबलित नहीं किया जाता है, अतः इसे यह जान पाना कठिन होता है कि कब कोई प्रबलन देना महत्वपूर्ण बंद कर दिया गया है या कब प्रबलन देने में विलंब किया जा रहा है। सतत प्रबलन अनुसूची में तो यह कहना सरल है कि कब प्रबलन देना बंद कर दिया गया है। इस प्रकार का अंतर विलोप के लिए निर्णायक पाया गया है। यह देखा गया है कि सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता है। इस तथ्य आंशिक प्रबलन में प्राप्त की गई अनुक्रियाएं विलोप का ज्यादा प्रतिरोध करती हैं को आंशिक प्रबलन प्रभाव पार्शियली रेनफोर्समेंट इफेक्ट कहा जाता है। अभिप्रेरणा। जीवन रक्षा की आवश्यकताएं सभी जीवित प्राणियों में होती है और मनुष्यों में जीवन रक्षा के साथ साथ समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से हमारे तात्पर्य प्राणी की एक ऐसी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसी अभिप्रेरित व्यवहार तब तक होते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए और आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए। अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। जब घर में मां नहीं होती तो बच्चे रसोई घर में घुसकर खाने पीने की चीजें क्यों खोजते हैं? क्योंकि मिठाई खाने की उनकी वर्तमान में आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वे उन बर्तनों को टटोलते हैं जिनमें मिठाई रखी जाती है। खोजने की इस क्रिया से बच्चे मिठाई के बर्तन को पाना सीख लेते हैं। जब किसी बाक्स में किसी भूखे चूहे को बंद कर दिया जाता है तो भोजन की आवश्यकता के कारण वह बाक्स में चारों ओर घूम घूम कर भोजन की तलाश करता है। इसी कार्य को करने में संयोग से उससे बाक्स की दीवार में बना एक लीवर दब जाता है और बाक्स में भोजन का एक टुकड़ा गिर जाता है। भूखा चूहा उसे खा लेता है। बार बार यही क्रिया दोहराते रहने से चूहा यह सीख जाता है कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कक्षा 11वीं में मनोविज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक या ग्रेड से उत्तीर्ण होने के लिए कर रहे हैं। आप में अभिप्रेरणा जितनी ही अधिक होगी, आप विभिन्न विषयों को सीखने में उतनी ही अधिक परिश्रम करेंगे। आप में सीखने की अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के दो स्रोत हैं। कभी तो आप कोई कार्य इसलिए सीखते हैं क्योंकि उस कार्य का करना अपने आप में आपको आनंद प्रदान करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा या इससे किसी
अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। वही निहितार्थ अभिप्राय अधिगम की तात्पर्यता विभिन्न प्रजातियों के प्राणी अपनी संवेदी क्षमताओं तथा अनुक्रिया करने की योग्यताओं में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। सहचार्यों की स्थापित करने के लिए जरूरी क्रियाविधियां जैसे उद्दीपक उद्दीपक एस अथवा उद्दीपक अनुक्रिया यस भी भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक प्रजाति के प्राणियों में अधिगम की क्षमता उनकी जैविक क्षमता के कारण परिसीमित हो जाती है। कोई प्राणी सीखते समय किस प्रकार के उद्दीपक उद्दीपक एस या उद्दीपक अनुक्रिया एसआर सहचार्य निर्मित कर सकेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे प्रकृति द्वारा किस सीमा तक सहचार्य कार्यविधि संबंधित आनुवांशिक क्षमता प्राप्त हुई है। एक विशेष प्रकार का सहचार्य अधिगम मनुष्यों तथा मानुष्यों के लिए तो आसान है, परंतु बिल्लियों तथा चूहों के लिए वैसा सहचार्य का सीखना अत्यंत कठिन होता है और कभी कभी तो असंभव होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई प्राणी मात्र उन्हें सहचार्यों को सीख सकता है जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से सक्षम है। तत्परता के स्वप्रत्यय को एक ऐसी सतत बीमा या आयाम के रूप में अच्छी तरह से समझा जा सकता है जिसके एक छोर पर वे सहचार्य या सीखे जाने वाले कार्यों रखे जा सकते हैं। जिनको सीखना किसी प्रजाति के प्राणियों के लिए सरल है तथा दूसरे छोर पर वे सहचार्य या सीखे जाने वाले कार्य रखे जा सकते हैं जिनको सीखने के लिए किसी प्रजाति के प्राणियों में तत्परता बिल्कुल भी नहीं है, अतः वे उन्हें नहीं सीख सकते। इस बीमा के दोनों छोरों के बीच के विभिन्न स्थानों पर वे कार्य या सहचार्य रखे जा सकते हैं जिनको सीखने के लिए प्राणी न तत्पर है न ही उसमें तत्परता का अभाव है। वे ऐसे कार्यों को सीखें तो सकते हैं, परंतु कठिनाई और सतत प्रयास के बाद अधिगम शैलियां। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कभी कभी एक ही परिवार के विद्यालयों में बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं जबकि दूसरे नहीं। पिछले कई दशकों में अधिगम शैलियों पर बहुत शोध किए गए हैं। यह एक ही वर्ग, सांस्कृतिक समुदाय अथवा सामाजिक आर्थिक समूह तथा विभिन्न समूहों के सदस्यों की सीखने की शैली में भिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। अधिगम शैली की अधिगम के संदर्भ में किसी अधिगमकर्ता द्वारा उद्दीपकों का उपयोग करने तथा अनुक्रिया करने की सुसंगता शैली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह शैली ऐसी है जिसमें प्रत्येक अभिगमकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है तथा नई एक जटिल सूचनाओं का प्रक्रमण कर उन्हें याद रखता है। ज्ञातव्य है कि यह अंतःक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा के बच्चों अपने व्यक्तित्व, सांस्कृतिक अनुभव तथा मूल्यों में अनन्य हैं। विभिन्न विद्यार्थी भिन्न भिन्न अधिगम्य परिवेश, अधिगम्य प्रक्रियाएं पसंद करते हैं तथा उन सबकी अलग अलग शक्तियां, प्रतिभाएं तथा दुर्बलताएं होती हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं का परीक्षण कर यह निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक अभिगमकर्ता में एकाग्रता उत्पन्न करने तथा उसे बनाए रखने, उसके प्रक्रमण की नैसर्गिक शैली के प्रति अनुक्रिया करने तथा दीर्घकालिक स्मृति को सुगम बनाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी विद्यार्थी की अभिगम शैली का निर्धारण करने के लिए अनेक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अधिगम शैलियां मुख्यतः प्रत्याशिक प्रकारता, सूचना प्रक्रम तथा व्यक्तिगत प्रतिक्रम से व्युत्पन्न होती हैं। इन उपागमों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। भौतिक पर्यावरण के प्रति जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रियाएं प्रत्याशिक प्रकारता कहलाती हैं। इसका तात्पर्य व्यक्तियों के अभिमानों से है जिनके द्वारा वे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे श्रवण, दृष्टि, घ्राण, गति तथा स्पर्श संबंधी सूचनाएं। दूसरा, सूचना प्रक्रम हमारी संरचना के अनुसार हमारे सोच और समस्या समाधान करने के तरीके तथा सूचना याद करने के तरीके के बीच भेद करता है। इसको सूचना प्रक्रमण के तरीके के रूप में सोचा जा सकता है। उदाहरणतः सक्रिय, विमर्शी, संवेदी, अंतःप्रज्ञात्मक, अनुक्रिया, सार्वभौमिक, क्रमिक, सहकालिक इत्यादि। तीसरा, व्यक्तित्व प्रतिरूप हमारे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने के तरीके हैं। हम में से प्रत्येक का सूचना को देखना, व्यवस्थित एवं याद करने का एक पसंदीदा सुसंगत
तथा विशिष्ट तरीका होता है। यह उपागम इस बात को समझने पर बल देता है कि कैसे व्यक्तित्व और परिवेश के साथ लोगों के अंतःक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करता है, तथा यह कैसे अधिगम्य परिवेश में व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ अनुक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करता है। प्रभावित करता अधिगम्य शैलियों कई आयामों से में भिन्न होती हैं। उदाहरणता के लिए एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक तथा संवादात्मक शैलियों में भी भेद किया है। इन्हें तालिका 6.6 में प्रदर्शित किया गया है। यह स्पष्ट है कि संवादात्मक शैली वाले व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रदर्शित सामग्री का अधिगम सबसे अच्छी तरह से करते हैं। वे इकाई के अंशों को संपूर्ण के साथ उनके संबंधों के आधार पर ही समझते हैं। दूसरी ओर विश्लेषणात्मक अधिगम शैली वाले व्यक्ति तब अधिक सुगमता से सीख पाते हैं जब सूचनाएं एक एक सोपान करके संचयी अनुक्रमिक प्रतिरूपों में प्रस्तुत की जाती हैं, जो उनमें स्वप्रत्यात्मक समझ के रूप में विकसित होती हैं। यह याद रखना होगा कि विभिन्न अधिगम्य शैलियां एक पैमाने पर भी भिन्न बिंदुओं के समान हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के मानस चित्रण को समझने में सहायता करते हैं। ये व्यक्तियों की विशेषताएं नहीं बताते, ये तो वे हमें जनसंख्या को एक विशिष्ट श्रेणी जैसे दृष्ट युक्त व्यक्ति, बहिर्मुखी इत्यादि में नहीं बांटनी चाहिए। चाहे हमारी वरीयता कोई भी हो, हम किसी भी शैली के द्वारा अधिगम करने की क्षमता रखते हैं। तालिका 6.6 अधिगम शैलियां संवादात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली। पहला, सूचना को समग्र चित्र के अंश के रूप में प्रत्यक्षण करना। पहला, समग्र चित्र में से किसी सूचना को निकाल लेने में सक्षम होना, विस्तृत आरेख पर फोकस। दूसरा, अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन का प्रदर्शन, अनुक्रमिक एवं संचरित चिंतन का प्रदर्शन। तीसरा, मानवीय एवं सामाजिक विषय वस्तु से संबंधित तथा अनुभाविक संस्कृति प्रासंगिक की सामग्री का सुगमता पूर्वक अधिगमन करना। उन सामग्री का सुगमता से अधिगम करना जो अचेतन तथा अवैयक्तिक हो। चौथा, मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों एवं सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होना, विशेषतः यदि वे प्रासंगिक हो। अमूर्त विचारों एवं अप्रासंगिक सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होना। अशैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्योन्मुखी होते हैं। विद्यार्थी की योग्यता में प्राधिकारिक के विश्वास अथवा संयंत्र की अभिव्यक्ति से प्रभावित होते हैं। उद्दीपक न करने वाले कार्य निष्पादन से अलग हटाना। पारंपरिक विद्यालयी परिवेश के साथ इस शैली का द्वंद्व होना। शैक्षणिक संदर्भ में अधिक कार्योन्मुखी होते हैं। दूसरे के अधिमत से अधिक प्रभावित न होना। उद्दीपित न करने वाले कार्यों में भी सतत रूप से लगे रहने की क्षमता को प्रदर्शित करना। अधिकांश विद्यालय परिवेशों से इस शैली का मेल होना। अधिगम में आवश्यकताएं, आपने अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा या स्वयं देखा होगा कि विद्यालयों में हजारों बच्चे पढ़ने के लिए प्रवेश तो लेते हैं, परंतु उनमें से कुछ बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया की मांग को पूरा कर पाना बहुत कठिन होता है और परिणाम स्वरूप वे विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र कहते हैं। पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे संवेदी अक्षमता, बौद्धिक आवश्यकता, सामाजिक एवं संवैगिक प्रतिक्रम, परिवार की गरीबी, सांस्कृतिक विश्वास और मानक या अन्य पर्यावरणीय प्रभाव। इन कारकों के अतिरिक्त अधिगम में आवश्यकता भी एक ऐसा कारक है जो पढ़ाई को जारी रखने में व्यवधान डालता है। इसके कारण विद्यालय अधिगम में अर्थात ज्ञान तथा विभिन्न कौशलों का अर्जन करना बहुत कठिन हो जाता है। सीखने में आवश्यकता, बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में नहीं जा पाते हैं और पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। अधिगम में आवश्यकता लर्निंग डिसेबिलिटी एक सामान्य पद है। इसका अर्थ विभिन्न प्रकार के उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न को हल करने आदि में कठिनाई होती है। इन विकारों के स्रोत बच्चों में जन्मजात रूप से अंतर्निहित होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में समस्याओं के
कारण अधिगम में अशक्तता पाई जाती है। अधिगम में अशक्तता के साथ साथ किसी बच्चे में शारीरिक अक्षमता, संवेदी अक्षमता, बौद्धिक अशक्तता भी हो सकती है, या अधिगम में अशक्तता इनके बिना भी हो सकती है। बच्चों में पाई जाने वाली अधिगम गम अशक्तता एक पृथक प्रकार की अक्षमता है जो उन बच्चों में भी पाई जा सकती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाले हैं तथा जिनको सीखने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। यदि अधिगम अशक्तता का समुचित प्रबंध नहीं किया जाए तो यह जीवन पर्यंत बनी रहती है और व्यक्ति के आत्मसम्मान, पेशा, सामाजिक संबंधों तथा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिगम अशक्तता के लक्षण। अधिगम अशक्तता के अनेक लक्षण हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में ये लक्षण भिन्न भिन्न संयोजन में प्रकट होते हैं, चाहे उनकी बुद्धि अभिप्रेरणा तथा अधिगम के लिए किया गया परिश्रम कुछ भी हो। पहला, अक्षर, शब्दों तथा वाक्यांशों को लिखने में, लिखी हुई सामग्री को पढ़ने में तथा बोलने में बहुधा कठिनाई पाई जाती है। यद्यपि उनमें श्रवण दोष नहीं होता है तथापि उनमें सुनने की समस्या पाई जाती है। ऐसे बच्चे सीखने के लिए योजना बनाने या इसके लिए कोई तरकीब खोजने में अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत भिन्न होते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में अवधान से जुड़े विकार पाए जाते हैं। वे किसी एक विषय पर देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तथा उनका ध्यान शीघ्र ही टूट जाता है। अवधान की इस कमी के कारण अनेक बार उनमें अतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वे हमेशा गतिशील रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं तथा विभिन्न सामानों को अनवरत रूप से इधर उधर हटाते रहते हैं। तीसरा, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में स्थान व समय की समझदारी की कमी आम लक्षण है। ये नई जगह को आसानी से नहीं पहचान पाते हैं और अक्सर खो जाते हैं। कालबोध की कमी के कारण ये अपने काम के स्थान पर या तो समय से बहुत पहले या फिर बहुत विलंब से पहुंचते हैं। इसी तरह इनमें दिशा बोध की भी कमी होती है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं आदि भी भेद करते हुए कार्य करने में इनसे अक्सर गलतियां होती हैं। अधिगम में अशक्तता वाले बच्चे की का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। यह उनके शारीरिक संतुलन के अभाव, पेंसिल को नुकीला करने तथा दरवाजे का दास्ता हैंडल पकड़ने में अक्षमता एवं साइकिल चलाना सीखने में कठिनाई से स्पष्ट होता है। ये बच्चे काम करने में, मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। सामाजिक संबंधों को मूल्यांकन भी ये ठीक से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ये नहीं जान पाते कि कौन सा सहपाठी इनका अधिक मित्र है और तटस्थ कौन है। ये शारीर भाषा को सीखने एवं समझने में भी अक्षम होते हैं। सातवां, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में आम और तौर पर प्रत्याशिक विकार भी पाए जाते हैं। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श तथा गति से जुड़े संकेतों का प्रत्यक्षण करने में इनसे अधिक त्रुटियां होती हैं। ये दरवाजे की घंटी तथा फोन की घंटी में विभेद करने में असफल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनमें संवेदी तीक्ष्णता नहीं होती, ये सिर्फ निष्पादन में इसका उपयोग करने में असफल रहते हैं। आठवां, अधिगम अशक्तता वाले अधिकांश बच्चे में पठन वैकल्प डायस्लेक्सिया के लक्षण पाए जाते हैं। ये बहुत बार अक्षर और शब्द की नकल नहीं कर पाते हैं, जैसे कमर तथा रकम में सपूत तथा कपूत में ट तथा ठ, प तथा फ में अंतर करना इनके लिए बहुत कठिन होता है। ये शब्दों को वाक्यों के रूप में संगठित करने में अपेक्षाकृत अक्षम होते हैं। ऐसा सोचना गलत है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का इलाज नहीं हो सकता। उपचारीय अध्यापन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है और कक्षा में ये अन्य बच्चों की तरह हो सकते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे शिक्षण विधियों का विकास किया है जिनसे अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में पाए जाने वाले अनेक लक्षणों को दूर किया जा सकता है। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में को समृद्ध करने में अधिगम के सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान हैं। वे सभी व्यवहार जो जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों को शांतिपूर्ण और आनंददायक बनाते हैं, सीख जाते हैं। ये सभी व्यवहार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होकर सीखे जाने चाहिए। जीवन के विभिन्न पक्षों में सुधार लाने के लिए समकालीन मनोवैज्ञानिक ने प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, वाचिक अधिगम, स्वप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम आदि के सिद्धांतों के आधार पर अनेक
तकनीकों तथा विधियों का विकास किया है। उदाहरणतः हम व्यवहार के 4 क्षेत्रों में अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। ये 4 क्षेत्र हैं: संगठन, कुसमायोजित व्यवहारों के उपचार, बच्चों का पालन पोषण तथा विद्यालय अधिगम। किसी भी संगठन में व्यक्तियों का कार्य से अनुपस्थिति रहना, बार बार बीमारी की छुट्टी लेना, अनुशासनहीनता तथा आवश्यक कौशलों के अभाव आदि से गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। अधिगम के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कुछ संगठनों ने अपने कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और कार्य से अनुपस्थित रहने को कम करने के लिए एक रोचक युक्ति का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक 3 महीने बीतने पर ऐसे कर्मचारियों के नामों की पर्ची बना ली जाती है जो एक दिन भी काम पर नहीं अनुपस्थित नहीं हुए, और पर्चियों में ड्रम में रख दिया जाता है। लॉटरी विधि से ऐसे कर्मचारियों में से 4 से 5% कर्मचारियों को प्रतिदिन काम पर आने के लिए आकर्षक पुरस्कार रिवार्ड्स दिया जाता है। पाया गया है कि ऐसी युक्तियों से उनके संगठन में अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति घटी है। इस प्रकार जो कर्मचारी पूरे वर्ष में एक दिन भी बीमारी की छुट्टी नहीं लेते, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार के आंशिक पुरस्कार बीमारी की छुट्टी लेने के प्रसंग को कम करते हैं। अनुशासन सुधारने के लिए प्रबंधक कर्मचारियों के लिए मॉडल के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। ये कर्मचारियों को ऐसे मॉडल प्रबंधकों के अधीन कर दिया जाता है। अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर अनेक ऐसे चिकित्सात्मक उपचार का विकास किया गया है जो समायोजन में कठिनाई पैदा करने वाले तथा सामाजिक अक्षमता पैदा करने वाली आदतों एवं व्यवहारों को सुधारने में सहायक होते हैं। इन विधियों में विलोप एक्सटिंक्शन के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। असामान्य, अतार्किक भय तथा परिहार अनुक्रिया से ग्रस्त बच्चों तथा प्रौढ़ के विषय में इस भय को दूर करने के लिए अंतःस्फोट चिकित्सा, इम्प्लोसिव थेरेपी तथा अप्लावन फ्लोडिंग का उपयोग किया जाता है। अंतःस्फोटक चिकित्सा में व्यक्ति कल्पना करता है कि उसका डराने वाली घटना के साथ बहुत डरावना संपर्क हो रहा है। साथ ही साथ चिकित्सक उसे उस घटना का स्पष्ट मौखिक विवरण भी देता है। भय के इस उपचार में चिकित्सक एक प्रशिक्षक की भांति काम करता है। दूसरी ओर प्लावन में व्यक्ति का वास्तविक डरावनी वस्तुओं के साथ सामना कराया जाता है और भय के उपचार के लिए इससे सबसे प्रभावकारी माना गया है। अत्यधिक दुश्चिंता तथा भय से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सक क्रमिक विसंवेदनीकरण सिस्टमेटिकली डिस्टेंस तकनीकी द्वारा की जाती है। यह व्यवहार चिकित्सक का एक रूप है जिसका उपयोग भयक्रांत रोगी की दुश्चिंता अनुक्रियाओं को प्रति अनुबंधन के माध्यम से कम करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसमें प्राचीन अनुबंध की प्रक्रिया को निर्णायक उद्दीपक के साथ एक नई अनुबंधित अनुक्रिया जोड़ने के द्वारा उलटने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य एवं खुशी के लिए हानिकारक तथा अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए बिरुचि चिकित्सक एवर्जन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। बिरुचि चिकित्सक कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि व्यक्ति अनुभव करे कि जब वह अपनी कुसमायोजित आदतों के अनुसार व्यवहार करता है तो उसका परिणाम पीड़ादायक हो जाता है। इस पीड़ा से बचने के लिए व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदतों छोड़ना सीख जाता है। उदाहरण के लिए मद्य को वमनकारी दवा जो गंभीर मिचली एवं वमन पैदा करती हैं के साथ युग्मित किया जाता है जिससे मिचली और वमन मद्य के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया बन सके। व्यवहार को अच्छा स्वरूप प्रदान करने तथा क्षमताओं का विकास करने के लिए मॉडलिंग तथा प्रबलन रिफोर्समेंट का व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के और अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया करने में जिन्हें कठिनाई होती है उन्हें अग्रहिता प्रशिक्षण एसर्टिवनेस ट्रेनिंग दिया जाता है। यह चिकित्सक भी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनको यदि थोड़ा सा भी कोई उत्साह दे तो उनमें मानसिक अशांति हो जाती है और श्वास गति बढ़ जाती है, भूकंप का समाप्त हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगियों को जय प्राप्ति बायोफीडबैक
चिकित्सा दी जाती है। यह चिकित्सा प्राचीन तथा नैमित्तिक अनुबंधन के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। जय प्रतिप्राप्ति में शारीरिक क्रिया जैसे हृदय गति या रक्तचाप को मॉनिटर किया जाता है तथा शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया के समुन्नत नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए व्यक्ति को क्रिया की सूचना प्रदान की जाती है। उपरोक्त चिकित्साओं के संबंध में आप कक्षा 12 में विचार से पढ़ेंगे। शिक्षण में भी अधिगम के सिद्धांतों का विस्तृत उपयोग होता है। शैक्षिक कार्यों का विश्लेषण करने के पश्चात और उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिगम जैसे उद्दीपक अनुक्रिया, वाचिक, प्रेक्षणात्मक और कौशल अधिगम आदि में प्रयुक्त करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों को बताया जाता है कि उन्हें क्या सिखाना है और उन्हें उपयुक्त अभ्यास दशाएं एपरीरेट प्रैक्टिस कंडीशन प्रदान की जाती है। उनमें सूचनाओं के संकलन तथा अर्जन अर्थ सीखने में तथा सही अनुक्रिया को सीखने में सक्रिय सहभागिता कराई जाती है। अध्यापक इस मॉडल और परामर्शदाता मेंटर की भांति आचरण करता है ताकि विद्यार्थी उसका अनुकरण कर सके, जिससे उनमें उचित सामाजिक व्यवहार तथा वैयक्तिक आदतों का विकास हो सके। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य दिए जाते हैं ताकि उन्हें अभ्यास में बहुत अवसर मिले। कौशल के शिक्षण में कौशलों का उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखलाओं के रूप में विश्लेषण किया जाता है और विद्यार्थियों को कौशलों को व्यवहारिक रूप से सिखाने दिया जाता है। अधिगम सिद्धांतों का सबसे अच्छा उपयोग बच्चों के पालन पोषण में हो सकता है, बशर्ते माता पिता दोनों ही अधिगम के सिद्धांतों से परिचित हो। प्राचीन अनुबंध के सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों को खतरे तथा सुरक्षा के जरूरी संकेतों को सिखाया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों के व्यवहारों को आसानी से सुधारा जा सकता है और वांछित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। पुरस्कार के उचित उपयोग से माता पिता बच्चों को उत्साहित अधिगमकर्ता बन सकते हैं। मॉडल और परामर्शदाताओं के रूप में माता पिता बच्चों को सामाजिक व्यवहारों में दक्ष, कर्तव्य परायण तथा साधन संपन्न बनाते हैं। प्रमुख शब्द सहचारी अधिगम, जय प्राप्ति, संज्ञानात्मक मानचित्र, स्वप्रत्यय, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधन विभेदन, पाठन वैकल्य, विलोप मुक्त पुनः स्मरण, सामान्यीकरण, अंतर्दृष्टि, अधिगम आवश्यकताएं, मानसिक विन्यास, मॉडलिंग, ऋणात्मक प्रबलन, क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंध, धनात्मक प्रबलन, दंड प्रबलन, क्रमिक अधिगम, स्वतः पुनः प्राप्ति अधिगम, अंतरण, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, वाचिक अधिगम। सारांश: अधिगम का तात्पर्य अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से अधिगम्य अनुमान पर आधारित क्रिया और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादित व्यक्ति का प्रेक्षित अनुक्रिया व्यवहार क्रिया है। प्राचीन अनुबंध एवं क्रियात्मक प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम्य, संज्ञानात्मक अधिगम्य, वाचिक अधिगम्य, स्वप्रत्यय अधिगम्य तथा कौशल अधिगम्य अधिगम्य के प्रमुख प्रकार हैं। कुत्तों की पाचन क्रिया का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम पावलोव ने प्राचीन अनुबंध की जांच पड़ताल की। इस प्रकार के अधिगम्य में एक प्राणी दो उद्दीपकों के मध्य सहचार्य को सिखाता है एवं तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक एक अनुबंधित उद्दीपक यूएस के आने का संकेत देता है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही वह अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा में अनुबंधित अनुक्रिया सीआर करने लगता है। सर्वप्रथम स्किनर ने क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंध की जांच पड़ताल की। कोई भी अनुक्रिया क्रिया प्रसूत हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से प्रकट की जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को प्रबलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है। कोई भी घटना एक प्रबल हो सकती है जो पूर्वगामी अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाती है। इस प्रकार एक अनुक्रिया का परिणाम निर्णायक होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंध की दर, प्रबलन के प्रकार, प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन
अनुसूची और प्रबलन में विलंब से प्रभावित होती हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत अनुकरण, मॉडलिंग तथा सामाजिक अधिगम सम्मिलित हैं। इसमें हम किसी मॉडल के व्यवहारों का परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। निष्पादन इस पर निर्भर करता है कि मॉडल के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित किया गया है। वाचिक अधिगम में विभिन्न शब्द एक दूसरे से संरचनात्मक, स्वनिक अथवा आर्थिक समानता तथा असमानता के आधार पर संबंध हो जाते हैं। सीखे गए शब्दों को प्रायः गुच्छों में संगठित किया जाता है। प्रायोगिक अध्ययन में युग्मित साहचर्य अधिगम, क्रमिक अधिगम तथा मुक्त पुनः स्मरण विधियों का उपयोग किया जाता है। सामग्री की अर्थपूर्णता तथा व्यक्तिनिष्ठ संगठन अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह प्रासंगिक भी हो सकता है। स्वप्रत्यय का अर्थ एक श्रेणी से है जिसमें विशेषताओं का एक समूह अंतर्निहित है जो एक नियम या अनुद्देश्य से जुड़ा होता है। स्वप्रत्यय कृत्रिम या स्वाभाविक हो सकते हैं। कृत्रिम स्वप्रत्यय सुपरिभाषित होते हैं, जबकि स्वाभाविक स्वप्रत्यय प्रायः कुपरिभाषित सुपरिभाषित स्वप्रत्ययों के प्रायोगिक अध्ययन, चयन अथवा ग्रहण की क्रियाविधियों से किए गए हैं। स्वाभाविक स्वप्रत्यय की परिभाषा अथवा सीमाएं धुंधली होती हैं। कौशल का अर्थ जटिल कार्यों की दक्षता पूर्वक निर्बाध रूप से करने की योग्यता से है। कौशलों का अर्जन अनुभव और अभ्यास द्वारा होता है। किसी कौशलपूर्ण निष्पादन का तात्पर्य उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखला का बड़े अनुक्रिया प्रतिरूपों में संगठन से है। इसके 3 चरण होते हैं: संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वतंत्रता। नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को अधिगम अंतरण कहा जाता है। यह विशिष्ट अथवा अविशिष्ट हो सकता है। यह दोनों अधिगम कार्यों में उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य की समानता पर निर्भर करता है। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में अभिप्रेरणा तथा प्राणियों की तत्परता प्रमुख है। अधिगम शैली का तात्पर्य उस शैली से है जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है और नई एवं जटिल सूचनाओं की प्रक्रमण कर उन्हें याद रखता है। अधिगम असक्तता व्यक्तियों द्वारा सीखने जैसे पढ़ना लिखना में बाधक होता है। सीखने में अक्षम व्यक्तियों में अतिक्रियाशीलता, कालबोध का अभाव तथा नेत्र हस्त समन्वय की कमी होती है। अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग संगठन, कुसमायोजित प्रतिक्रियाओं के उपचार, बच्चों का पालन पोषण तथा विद्यालय अधिगम के लिए किया जाता है।